Hello friends, welcome to Gaurav Economic Classes. Friends, today is our first lecture on the topic Indian economy on the eve of independence. Friends, गौरव इकोनॉमिक क्लासेस मैंने काफ़ी दिन से इंट्रोडक्शन भी दिया था कि मैं कुछ वीडियोस अपलोड करूंगा फर्स्ट में 2017 से, बट अब स्टूडेंट्स को फ़ोन आ रहे थे, कॉल आ रहे थे। मैंने यूट्यूब में भी अपलोड करा था अपना नंबर, उसमें एक तो मैंने डाल दिया है, तो उसमें मेरे पास कॉल आ रहे थे, सर आप जल्दी से करिए क्योंकि 10th के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं CBSE के। तो बच्चे कह रहे थे कि सर आप जल्दी से अपलोड करिए इसको, क्योंकि 11th का मोस्ट प्रोबेबली कोई चैनल नहीं है इंडियन इकोनॉमिक्स का जो 11th की इको से डील करता है। 12th के तो बहुत हैं, 11th की इको के तो काफ़ी कम चैनल्स हैं। तो एज ऑन द डिमांड ऑफ द चिल्ड्रंस ये मैंने पहले अपलोड करना पड़ रहा है मेरे को। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। सबसे पहला इसका पॉइंट है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स कॉलोनियल रूल मीन्स ब्रिटिश टाइम पीरियड में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो काफ़ी लो था। क्यों लो था? बिकॉज ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू द सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। इंडिया को ब्रिटिश ने बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्म चेंज कर दिया, रॉ मटेरियल के एक सप्लायर के रूप में चेंज कर दिया। एंड फिनिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन, और रॉ मटेरियल यहाँ सप्लाई होता था और ब्रिटेन में जाके फिनिश्ड होता था, फिर उसके बाद ब्रिटेन उसे सेल ऑफ करता था अदर कंट्रीज को। सेकंड, कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कभी भी ट्रूली पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम इंडिया के कैलकुलेट नहीं करी। मींस ब्रिटिश पीरियड टाइम हमारी जो पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम कैलकुलेट कभी ब्रिटिश पीरियड में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करी नहीं। पर कैपिटा इनकम क्या होती है? एवरेज इनकम ऑफ द पीपल। और नेशनल इनकम, ये सब दोनों टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन इंडिया नेशनल इनकम फर्स्टली कैलकुलेटेड बाय द दादा भाई नौरोजी। ये कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है, नेशनल इनकम फर्स्टली किसने कैलकुलेट करी? तो दादा भाई नौरोजी ने फर्स्टली इनकम नेशनल इनकम कैलकुलेट करी थी। और इस प्रेजेंट टाइम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का वर्क करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकंड टॉपिक हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। अब ये एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा सेकंड पार्ट है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर में। मेनली ये क्या क्या कंप्राइजेस करता है, क्या क्या मेनली फोकस करेंगे पॉइंट, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा और वीडियो आप प्लेबैक करके देख सकते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर मेन फॉल क्यों हुआ, डे बाय डे एग्रीकल्चर सेक्टर में फॉल क्यों हुआ? ये जीडीपी में मोस्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता है। सबसे ज्यादा इस समय जीडीपी में सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। क्या क्या रीजंस थे वो सब हम लोग आज पढ़ेंगे। About 40-85% of the country population lived mostly in the village and derived livelihood directly or indirectly from agriculture. 85% जो हमारी एग्रीकल्चर जो पॉपुलेशन है वो उस टाइम क्या करती थी? एग्रीकल्चर में इंडिपेंडेंट थी। और आज भी हमारी 50 या 45% लमसम वो भी आज भी एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है, बट हमारी जीडीपी कंट्रीब्यूट इनकम जनरेट वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि आज भी वो लोग जो टेक्नोलॉजीज है वो भी आज अपग्रेडेड टेक्नोलॉजीज का यूज नहीं कर रहे हैं। इस वजह से एक मेन एक रीजन हो सकता है एग्रीकल्चर मेन फॉल होने में, एग्रीकल्चर से इनकम जनरेट नहीं होने में। सेकंड हमारा रीजन है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो हमारा हम लोग, क्योंकि ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या क्या फैक्टर्स थे वो सब हम लोग पढ़ रहे हैं। द स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज कॉज्ड द स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज कॉज्ड mainly because of the various system of land settlement that were introduced by the colonial government। अब सेकंड फैक्टर हमारा ये भी आता है, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कई टाइप की जो हमारी पॉलिसीज थी इंट्रोड्यूस कर दी थी, बिकॉज ऑफ स्टैग्नेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर अकर हुआ। अब कई सारी पॉलिसीज जैसे टैक्स रेट बढ़ा दिया, कई लैंड सेटलमेंट बढ़ा दिया, कल्टीवेटर्स को ज्यादा अमाउंट में जो अमाउंट में नहीं मिल पाता, जितना वो वर्क कर रहे हैं उतना उनको इनकम नहीं जनरेट हो पा रही थी, बिकॉज ऑफ एक स्टैग्नेशन, हमारा एक कांस्टेंट एक पीरियड हमारा लेवल मेंटेन होने लगा एग्रीकल्चर सेक्टर में। द मेन इंटरेस्ट, थर्ड पॉइंट है द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार्स टू कलेक्ट रेंट। मेन इंटरेस्ट क्या था? जमींदार्स का रेंट कलेक्ट करना। डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द एग्रीकल्चर, और वो सिर्फ
सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो भी काम करते थे, एग्रीकल्चर के लिए वो एग्रीकल्चर कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने भी कुछ नहीं करा। सो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ये 3 पॉइंट है, अबाउट 85% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन, द स्टैग्नेशन, एंड द थर्ड इज द मेन इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार्स। सो एग्रीकल्चर सेक्टर्स का ये मेन ड्रॉबैक थे कह सकते हैं, जिसकी वजह से ये एग्रीकल्चर सेक्टर फॉल हुआ ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, नहीं तो थर्ड पॉइंट मैं शुरू करता हूं। नाउ कम टू इंडस्ट्रियल सेक्टर फ्रेंड्स। इससे पहले हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा है, अब हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर मेन फॉल क्यों हुआ हमारा इंडिपेंडेंस के पहले, अंडर ब्रिटिश टाइम पीरियड। फर्स्ट इसका मेन पॉइंट आता है द ब्रिटिश प्राइमरी इंटेंशंस, जो ब्रिटिश का इंटेंशन था टू रिड्यूस इंडिया टू द स्टेटस ऑफ अ मियर एक्सपोर्टर, मतलब इंडिया को एक्सपोर्टर का जो उनका एक स्टेटस था, इंडिया का पहले एक्सपोर्टर का स्टेटस था, क्योंकि इंडिया क्या करता था पूरे वर्ल्ड में रॉ मटेरियल सप्लाई करता था, क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ ह्यूज अमाउंट में था, तो ऑफ इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। मींस उनका जो एक टैग था इंडिया का कि एक्सपोर्टर का एक टैग था, वो उनका मेन पर्पस था कि वो खत्म कर दें, पूरा उनका जो रॉ मटेरियल था वो पूरा अपने पास कंज्यूम कर लें और जो इंडिया का स्टेटस है एक्सपोर्टर का वो खत्म कर दें। सेकंड, टू टर्न इंडिया इनटू अ स्प्रॉलिंग मार्केट, मींस अलग बिल्कुल चेंज, बिल्कुल डिफरेंट मार्केट, बिल्कुल एक जैसे एक मार्केट होती है जहाँ सब कुछ एक जगह मिल जाता है। स्प्रॉलिंग मार्केट में क्या होता है, स्प्रॉलिंग मार्केट में बिल्कुल चेंज, अलग अलग जगह, हर एक जगह कोई सामान नहीं मिलना, ठीक है। The decline of the indigenous handicrafts industries created not only massive unemployment in India but also a new demand in the Indian consumer market। अब क्या हुआ, जो हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ बहुत ज़्यादा क्राफ्ट एम्प्लॉयमेंट देता था, बट जब रॉ मटेरियल यहाँ सप्लाई होने लगा तो यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होने लगा, लोग अनएम्प्लॉयड होने लगे और उसकी वजह से यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स की जो है डिमांड होने लगी, और फिर उसी टाइम में ब्रिटेन ने वहां से अपने हैंडीक्राफ्ट सप्लाई करना चालू कर दिए, तो ब्रिटेन की मार्केट्स के जो ग्रोथ होना चालू हो गई। फर्दरमोर द ग्रोथ रेट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर, मींस जो ग्रोथ रेट था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का बहुत स्मॉल होने लगा और जीडीपी बहुत स्मॉल होने लगी। अब जीडीपी क्या होती है, जीडीपी वो चीज होती है, जीडीपी मींस द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, मींस सारे वैल्यू फाइनल गुड्स की सारी वैल्यू विद इन ईयर जो कैलकुलेट करी जाती है वो हमारी जीडीपी होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के मेन पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर मेन फॉल हुआ। फर्स्ट इज द ब्रिटिश एंड सेकंड इज द टू टर्न इनटू स्मॉलिंग मार्केट, द थर्ड इज द डिक्लाइन ऑफ द, एंड फोर्थ इज फर्दरमोर द ग्रोथ रेट ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड जीडीपी इज वेरी स्मॉल। फ्रेंड्स, ये क्या है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर के। अब काफी पॉइंट आप बुक में देखोगे तो बुक्स में तो काफी पॉइंट होंगे, बट मेनली इंडस्ट्रियल सेक्टर इनकी वजह से फॉल हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बढ़ते हैं, तब तक आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक कम्स टू फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मेन फॉल क्यों हुआ एट द टाइम ऑन द बिफोर इंडिपेंडेंस। India has been important trading since ancient times, but the restrictive policies of commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure। अब trade and tariff ये क्या होते हैं, trade and tariff taxes rate होते हैं जो हमारे फॉरेन ट्रेड में यूजुअली लगाए जाते हैं। अब क्या हुआ, जब इंडिया हमारा मेजर एक्सपोर्टर था, बट इंडिया में एक्सपोर्टर मीन्स जो हमारी कमोडिटी जो क्या करते सेल करता था इंडिया बाहर की कंट्रीज में और फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता था, फॉरेन करेंसीज अर्न करता था। सो क्या हुआ, बट अब ये वर्क ब्रिटेन के सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं था, उनको इससे लॉस हो रहा था, तो उन्होंने फॉरेन ट्रेड में ट्रेड एंड टैरिफ लगाना चालू कर दिया कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली। इसकी वजह से हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ और हमें फॉरेन करेंसीज का जो अर्निंग रेट था वो काफ़ी लो होने लगा। सेकंड आता है मेजर एक्सपोर्टर कौन क्या करता था हमारा इंडिया, सिल्क, कॉटन, शुगर एसेट्रा, ये काफी प्रोडक्ट्स थे जो हमारा इंडिया मेजर एक्सपोर्ट करता था अदर कंट्रीज को।
स्विस कैनाल, ये कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, स्विस कैनाल क्या है? स्विस कैनाल एक हाईवे था, मींस एक रास्ता टाइप का था जो सीज के थ्रू से होता था, सीज के थ्रू यूज्ड एज अ हाईवे बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन और इंडिया काफी दूर थे, वो सबको पता है। तो ब्रिटेन और इंडिया के बीच में जो स्विस कैनाल था, ये हाईवे का यूज करा जाता था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में, वन कंट्री से अनदर कंट्री में गुड्स यहाँ से जाते थे। तो फॉरेन ट्रेड में हमारे 3 पॉइंट्स आते हैं। इंडिया हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट, स्विस कैनाल एंड ये मेजर एक्सपोर्टर कौन कौन सी चीज के थे। सो फॉरेन ट्रेड ये मेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्विस कैनाल भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है आपके। सो फ्रेंड्स ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है डेमोग्राफिक कंडीशंस। डेमोग्राफिक कंडीशंस मींस इंडिपेंडेंस के पहले डेमोग्राफिक कंडीशंस हमारी क्या थी, लोगों का बर्थ रेट क्या था, लोगों की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या थी, ये सब क्या था, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। पहली बात फर्स्ट हम लोगों को ये क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट सेंसस जो हुई थी, फर्स्ट जनगणना अगर हिंदी बोले तो 1881 में हुई थी अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल में जब फर्स्ट सेंसस हमारी हुई थी 1881 में, एंड 1921 में फर्स्ट हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुई थी। 1921 में फर्स्ट हमारी 1881 में हुई थी, सेकंड 1921 में हुई थी। 1921 के कुछ फैक्ट्स हैं वो हम लोगों को क्लियर होने चाहिए, क्योंकि 1881 के जो फैक्ट्स थे वो क्लियर नहीं थे, कुछ उसमें लिमिटेशंस थी, कुछ उसके डिसएडवांटेजेस थे, मतलब वो फुली लिमिटेड, मतलब फुली कह सकते हैं लिमिटेड, उसमें कई सारे डिमेरिट्स वगैरह थे अगर हम लोग बोल सकते हैं। इन 1921 आवर ओवरऑल लिटरेसी रेट, मतलब 1921 में हमारा ओवरऑल लिटरेसी रेट 16% था, सब मतलब 100 में 16% लोग उतने सिर्फ पढ़े लिखे थे 1921 में। फीमेल लिटरेसी रेट था उस टाइम 7%, मींस 100 में जो हमारी फीमेल लिटरेसी रेट थी वो 7%, 7% लोग बस पढ़े लिखे थी फीमेल्स में, और ओवरऑल 16% पूरी पॉपुलेशन का अगर देखा जाए तो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब लोग कितने साल एवरेज जीते थे, वो था 32 इयर्स। 32 इयर्स 30 मतलब एवरेज लोग 32 इयर्स जीते थे, उसके बाद सीधे वो लोग ऊपर जाते थे। प्रेजेंट टाइम क्या चल रहा है, हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 63 इयर्स, आज प्रेजेंट टाइम हमारा 63 इयर्स है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारी आजकल हॉस्पिटल फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे जो कई सारी फैसिलिटीज बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई, इस वजह से हमारा ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इंक्रीज हो गया है हमारा। मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है? मॉर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होता है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट चिल्ड्रंस में देखा जाता है, मींस कि कितने ज्यादा चिल्ड्रंस डिजीज से जो है मर रहे हैं पर 1000 में, पर 1100 में, ये मॉर्टेलिटी रेट देखा जाता है 1000 में, और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट देखा जाता है 1100 में। 1921 के टाइम मॉर्टेलिटी रेट बहुत ही वेरी हाई था। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 218 पर 1000 था, मींस 218 पर 1000 इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट था। उतने टाइम, उस टाइम उतने चिल्ड्रंस डाई होते थे। सो ये सब हमारे डेमोग्राफिक कंडीशंस के फैक्ट्स हैं। 1921 में कितने लोग लिटरेट थे, कितने फीमेल लिटरेट थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या था 32 इयर्स, ये कभी कभी पूछ सकते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कब हुआ था? 1921 में, और फर्स्ट सेंसस 1881 में हुआ था हमारा डेमोग्राफिक। ये सब डेमोग्राफिक कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप इसको सब्जेक्टिव में भी लिख सकते हैं, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है तो ऑब्जेक्टिव में भी इसका आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन्स अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स। अब ऑक्यूपेशंस क्या है, आप क्या कहाँ वर्क करते हैं? तो इंडिपेंडेंस के पहले क्या होता था कि अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग वर्कफोर्स का परसेंटेज देखा जाता है, कितने परसेंट यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितने परसेंट मैन्युफैक्चर सेक्टर में, कितने परसेंट सर्विस सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स एग्रीकल्चर सेक्टर्स में 70 से 75% कंट्रीब्यूट कर रहे थे, मतलब वर्किंग फोर्स इंगेज थी। मैन्युफैक्चर में 10% एंड सर्विस सेक्टर में 15 to 20%, मींस एग्रीकल्चर वाज इन हाई। एंड तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में देखा गया कि विटनेस ए डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ लोग कम डिपेंड हो रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर में, डिपेंडेंस ज्यादा नहीं थी यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में,
एंड राजस्थान पंजाब उड़ीसा सीन एज ए इंक्रीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और यहाँ के राजस्थान पंजाब एंड उड़ीसा के लोग इंक्रीज देखा जा रहा था, यहाँ के लोग ज्यादा डिपेंडेंट होना चाह रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। सो फ्रेंड्स दिस इज आवर लास्ट टॉपिक। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। फ्रेंड्स अगर समझ में आया हो तो कीप लाइक शेयर कमेंट एक्सेट्रा एंड सब्सक्राइब करिए वीडियो, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर्स में डालूंगा वो आपको इजीली आप उसको देख सकें और इजीली आप लोगों से शेयर कर सकें। सो फ्रेंड्स दिस इज माय नंबर 44852463 9044852463। You can contact me on WhatsApp and call also। फ्रेंड्स अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है सो यू कैन कॉल मी ऑन 24 hours एनी टाइम। सो फ्रेंड्स कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एक्सेट्रा। थैंक्स।